हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मुझे किसी ने एक लोहे का टुकड़ा दिया और बोला इस पर जंग लगा के दिखाओ। मैंने बुक में पढ़ा हुआ था कि लोहे को पानी में रखो, हवा में रखो तो जंग लग जाती है। तो मैंने किया क्या, मैंने उस लोहे को पानी में पटक दिया, हवा में पटक दिया और मैंने उसको 10 मिनट, 5 मिनट और फिर 1 घंटा, 2 घंटा देखा, उसमें जंग नहीं लगी। एक दिन हो गया, जंग नहीं लगी। 2 दिन हो गए, जंग नहीं लगी। फिर उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद करीब 1 महीना बीत गया, तब भी जंग नहीं लगी। तो मैंने सोचा यार, किताब में जो लिखा हुआ है वो झूठ है और किसी ने झूठ कहा है कि लोहे को पानी में रखने पर जंग लग जाती है। मैंने उस लोहे को ऐसे ही छोड़ दिया, उस लोहे को ऐसे ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ हुआ ही नहीं था, कोई अभिक्रिया हुई नहीं थी, जंग नहीं लगी थी। मैंने सोचा ये झूठ है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर 1 साल बाद मेरा ध्यान गया उस लोहे पे, जो खुले में रखा हुआ था, पानी में पड़ा हुआ था, बारिश में भीगता था, उस पे जंग लग चुकी थी। तो मुझे समझ में आया भैया ये अभिक्रिया क्या है। स्टार्ट तो उसी टाइम हो गई थी जब स्टार्ट तो उसी टाइम हो गई थी जब मैंने लोहे को पानी में पटका था, लेकिन चल धीरे धीरे रही थी, ठीक है। तो जंग तब शुरू हुई थी लगना और अब जाके खत्म हुई है। इसके बाद मैंने सोचा सारी अभिक्रिया ऐसे होती होगी, इतनी जल्दी नहीं होती होगी। फिर मैंने क्या किया, एक बम लिया, दिवाली में जो जलाते हैं हम, पटाखे जलाते हैं, सूतली बम होता है। मैंने सोचा यार जैसे लोहे पे जंग है वो इतने दिनों में लगी, वैसे यहाँ होगा, वैसे यहाँ होगा। मैंने क्या है, बम लिया, मैंने बम लिया और बम के पास बैठ गया और वेट करने लगा। मैं सोचा यार अब कहाँ जलेगा बम यार, जैसे वो लोहे पे जंग 1 साल में जाके लगी थी, वैसे ही इस बम में भी जो अभिक्रिया होगी वो बहुत टाइम में होगी। और अभिक्रिया बहुत टाइम में होगी तो यानी कि कम से कम 1 साल लग जाएगा इसको फूटने में। लेकिन आप सोच सकते हो कि क्या हुआ होगा मेरे साथ। मैं बम के पास बैठा रहा और वो धमाक से फट गया। और फिर आप सोच सकते हो मेरी क्या हालत हुई होगी, ठीक है। क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि बम मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो बम है वो कितनी देर में ब्लास्ट होता है और जो लोहे पे जंग लगती है वो कितनी देर में लगती है। मुझे टाइम नहीं पता था और मुझे ये भी नहीं पता था कि कितनी जल्दी अभिक्रिया होती है। मुझे ये नहीं पता था कि अभिक्रिया का जो वेग है वो कितना है। और चाहे वो लोहे पे जंग लगने की बात करें, चाहे वो बम फटने की बात करें, मुझे अभिक्रिया के वेग के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए हमको कोई भी अभिक्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कोई काम हो रहा है, कोई अभिक्रिया हो रही है तो वो कितने टाइम में होगी, अभिक्रिया कितनी स्पीड से होगी, ठीक है। नहीं तो फिर मेरे जैसे हाल होगा। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। आज बड़ा मजा आने वाला है, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी के बारे में। रासायनिक बलगतिकी क्या होती है? विज्ञान की ऐसी शाखा है, साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ा जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिक्रिया का वेग होता है किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है टाइम टू टाइम, है ना, समय के साथ, वही हमारे पास क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, किसी भी अभिक्रिया को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहले तो अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं? अभिकारक। क्या लेते हैं हम? अभिकारक। तो सबसे पहले जो प्रभाव है वो अभिकारकों की सांद्रता का प्रभाव। किसका? अभिकारकों की सांद्रता का प्रभाव। इस पर डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है जैसे हमारे पास द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का वेग होगा वो किसके समानुपाती होगा? जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके समानुपाती होगी? अभिकारकों की सांद्रता के। किसके? अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होगी। रेट ऑफ रिएक्शन will be directly proportional to the concentration of reactant। मतलब हम जितना ज्यादा या पदार्थ लेंगे या फिर जितनी ज्यादा हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे, अभिकारक की सांद्रता लेंगे,
उतना ही ज्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। ठीक है, क्यों? सीधी सी बात है, हमको पता है कोई भी अभिक्रिया कब होती है, ध्यान रखना, कोई भी अभिक्रिया कब होती है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में टक्कर करते हैं। जब दो मॉलिक्यूल आपस में टक्कर करते हैं तो अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब देखो किसी पात्र में हमने मॉलिक्यूल ले लिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए। अब देखो अगर मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, हमें पता है टक्कर होने पर अभिक्रिया होगी। अगर मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है तो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। टाइम लगेगा क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है और दूर दूर है, तो वो अभिक्रिया होने में भी टाइम लगेगा, और अभिक्रिया होने में टाइम लगेगा तो प्रोडक्ट बनने में भी टाइम लगेगा, और प्रोडक्ट बनने में भी टाइम लगेगा तो हम कहेंगे यार कितनी धीरे चल रही है। ठीक है, ये अभिक्रिया कितनी धीरे चल रही है, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है वो कितना कम है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास अभिकारक की सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया का वेग कम होगा। लेकिन अगर हम अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ा दें, मॉलिक्यूल्स की, अणुओं की संख्या को हमने बढ़ा दिया, तो अब जो टक्कर होती है, टक्कर वो ज्यादा संख्या में हो सकती है। पहले एक दो टक्कर हो रही थी, अब दो टक्कर है आपस में, ज्यादा संख्या में हो सकती है। ठीक है, ज्यादा टक्कर होंगी तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और जल्दी भी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि कण पास पास हैं तो उनको एक दूसरे के पास जाने में, टुचुक एक दूसरे के पास जाने में क्या है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आराम से वो टक्कर करेंगे और टक्कर करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रोडक्ट तभी बनेगा जब दो कण आपस में टक्कर करते हैं। ठीक है, पहली बात क्या हो गई? अभिकारकों की सांद्रता का प्रभाव। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। जैसे आपको पता है बाजार में लड्डू बट रहे हैं, पेड़े बट रहे हैं, तो जो बांटने वाला है वो पहले तो जल्दी जल्दी बांटता है, वो सोचता है इतने सारे हैं मैं बांट दूं, लेकिन जब उसके पास क्या होता है, लड्डू की कमी हो जाती है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे बांटने लग जाता है। जहां पहले वो दो दो करके लड्डू बांट रहा था, वहां अब एक एक बांटने लग जाता है, आधा आधा बांटने लग जाता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, आपने भी किया होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है क्रियाकारक की प्रकृति का प्रभाव। क्रियाकारक की प्रकृति का प्रभाव, क्रियाकारक की प्रकृति का प्रभाव, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब ये कैसे प्रभावित करता है? देखो हमें पता है कोई अभिक्रिया जब होती है, जैसे A प्लस बी और C और D है, अब इससे क्या बन रहा है, हमारे पास AC बन रहा है और BD बन रहा है। ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हमको AC बनाना है और BD बनाना है तो ये दोनों का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। A और बीच का जो बंध है, जो बॉन्ड है वो टूटेगा, तभी तो हमारे पास AC बनेगा। ठीक है, और C और D के बीच का बंध टूटेगा जब भी तो हमारे पास BD बनेगा, होगा ना। इन दोनों के बीच के आपस में बंध टूटेंगे और आपस में नए जुड़ेंगे। हमको पता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं, उसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, अगर ये जो बॉन्ड है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, तो इसे तोड़ने में क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। स्ट्रॉन्ग चीजों को तोड़ने में टाइम ज्यादा लगता है ना, तो इसको तोड़ने में टाइम ज्यादा लगेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग को तोड़ने में टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, समझा रहा हूं मैं अच्छे से, स्ट्रॉन्ग को तोड़ने में टाइम ज्यादा लगता है, और टाइम ज्यादा लगेगा। किसी चीज को टाइम अगर ज्यादा लग रहा है, जैसे आप मार्केट से आए हो या कोई और मार्केट से आया, वो बहुत देर लगा के आया है, ठीक है, बहुत टाइम लगा दिया उसने मार्केट में, तो आप कहेंगे कहाँ बिजी था, कितनी धीरे धीरे आ रहा है, कितनी धीरे धीरे आ रहा है, कितनी तेरी स्पीड धीमे है क्या। ठीक है, तो टाइम जब ज्यादा लगेगा तो हम क्या कहेंगे कि इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी, वेग, अभिक्रिया का वेग कितना धीमे है। जब भी टाइम ज्यादा लगेगा तो समझ लेना अभिक्रिया का वेग क्या है, धीमे है। ठीक है, अगर हमारे पास बॉन्ड जो है वो मजबूत है, वो प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, तो अभिक्रिया में क्या होगा, अभिक्रिया में क्या होगा, इसको तोड़ने में टाइम लगेगा। क्या लगेगा, तोड़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, और टाइम लगेगा तो कह देंगे हम अभिक्रिया का जो वेग है वो ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। अगर इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो दुर्बल है,
ठीक है, अगर हमारे पास वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड क्या है, कमजोर है, और उसको आसानी से हमने तोड़ दिया, आसानी से ब्रेक कर दिया, और वीक बॉन्ड को तोड़ने में आसानी से अगर हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो आसानी से नए बंध भी बना लेगा। ठीक है, तो तोड़ने में क्या होगा, तोड़ने में हमारे पास जो टाइम है, तोड़ने में जो हमारे पास टाइम है वो हमारे पास क्या होगा, कम लगेगा। और जब किसी चीज को टाइम कम लग रहा है तो हम कहते हैं यार कितनी जल्दी हो गई, ये काम कितना जल्दी हो गया। अगर किसी काम को हम 2 मिनट में 1 मिनट में कर लेते तो हम कहते हैं यार कितनी जल्दी काम हो गया। तो ऐसे ही हम कहेंगे यार अभिक्रिया का वेग कितना तेज है, ठीक है, कितनी जल्दी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो जब टाइम ज्यादा लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है, अभिक्रिया का वेग क्या है, कम है, अभिक्रिया धीरे चल रही है, तभी तो टाइम ज्यादा लग रहा है। और जब हमारे पास टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब अभिक्रिया तेज चल रही है, जल्दी हो गई। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्रिया कारक की प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ रहा है कि उसमें जो बंध है वो कैसे हैं, कमजोर हैं, यानी कि दुर्बल हैं या प्रबल हैं। तो ये हमारे पास दूसरा क्या हो गया, क्रिया कारक की प्रकृति का प्रभाव, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगला टॉपिक ताप, यानी कि टेम्परेचर। ये तो आपको पता ही होगा, टेम्परेचर बार बार पढ़ रहा है। अच्छा, किसी अभिक्रिया में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, पता होगा आपको कि अगर हम किसी अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ा दे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, सीधी सी बात है, आपको पता है जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में टक्कर करते हैं जब प्रोडक्ट बनता है। मैंने आपको बताया था 2 कण आपस में टक्कर करेंगे तभी आगे का प्रोडक्ट बनेगा, तभी उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो आपस में टक्कर करने के लिए दोनों को एक दूसरे के पास आना जरूरी है। ठीक है, एक दूसरे के पास आने के लिए जो इनकी गति है, स्पीड है, वो भी तेज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन स्पीड तेज नहीं है तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो ये पार्टिकल है वो सीधी सी बात है गति तेज करने लग जाएंगे, तेज करने लग जाएंगे ना। हम पानी को उबालते हैं, कैसे वो पानी के बुलबुले से उठते हैं, उबलने लग जाता है, क्यों, क्योंकि उसके कण इधर से उधर भागते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गर्म किया, टेम्परेचर दिया, तो इसके कण इधर से उधर भागेंगे, और टक्कर क्या होगी, ज्यादा होगी, और ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। टक्कर ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है हमको प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में मिलेगा और जल्दी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है ना, सीधी सी बात है। आप लोगों को अगर तवे पे बैठा दिया जाए तो आप तो उछलोगे, सीधी सी बात है। सॉरी, लेकिन किसी को अगर बैठा दिया जाए तो वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी गति बढ़ेगी, तो वो तो उछलेगा ही। मजाक था। आगे की बात देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं हम दाब का प्रभाव। अगला जो इफेक्ट है वो है दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कि दाब लगाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा या घटेगा। आप में से आधे से ज्यादा लोग अभी बोल रहे होंगे कि यार दाब लगाने पर तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, लेकिन नहीं, दाब लगाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, दोनों कंडीशन हमारे पास हो सकती है। अब आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, हमने तो कई क्लासों में पढ़ा है, हमने तो 12th क्लास में पढ़ लिया था कि अभिक्रिया का अगर हम दाब लगा दे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। हाँ पढ़ा होगा, बढ़ता है, लेकिन बढ़ने के साथ साथ घट भी सकता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ देखिए, देखो हमारे पास कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें हमारे पास कण है, कण आपस में टक्कर करने से अभिक्रिया होती है, मैंने आपको बताया था। 2 कण आपस में टक्कर करेंगे तो अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई अभिक्रिया है, मेरे पास है N2 + 3H2 इट्स इक्वल टू 2NH3। ठीक है, और एक रिएक्शन है हमारे पास PCl5 PCl3 से बना रहे हैं प्लस Cl2, ये 2 रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और यहाँ पे PCl5 क्या हो रहा है, आपस में टूट रहा है।
ठीक है। अब देखो, जब दो चीजें आपस में जुड़ती है, ध्यान से देखना, जब दो चीजें आपस में जुड़ती है, मेरे ये दोनों हाथ हैं, जब ये दोनों पास पास आ रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, अगर मैं यहां से भी और यहां से भी प्रेशर लगाऊं तो एकदम से जुड़ेंगे ना, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, एकदम से जुड़ेंगे प्रेशर लगाने पर, ऐसे। ठीक है, जितना ज्यादा मैं यहां से प्रेशर लगाऊंगा उतना ज्यादा जल्दी ये पास पास आएंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, दो चीजों को मैंने एक कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें PCl5 की, जैसे मेरे पास ये दोनों हाथ हैं, अब मैं मुझसे किसी ने ये बोला इन दोनों हाथों को अलग करके दिखाओ। ठीक है, मैंने कहा ये लो, ये लो, ये लो, लेकिन उसने क्या किया, मेरे यहां इस हाथ से भी प्रेशर लगा दिया, यहां पे भी प्रेशर लगा दिया, मेरे दोनों हाथों पे प्रेशर लगा दिया, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये अलग नहीं हो पा रहे, है ना, ये अलग नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लगा हुआ है, प्रेशर लगाने के कारण मेरा काम ही नहीं हो रहा, मुझे ये हाथ अलग करने हैं लेकिन प्रेशर लग रहा है, तो ये अलग ही नहीं हो रहे, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, तो मुझे ये अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, प्रेशर कम करूंगा तभी ये अलग होंगे, नहीं तो नहीं अलग होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पे है, देखो जहां पे जो 2NH3 है, यहां पे जो प्रोडक्ट है वो दो चीजों को जोड़ने पर बन रहा है, दो चीजों को जोड़ने पर बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ऊपर से प्रेशर लगाएं, ऊपर से प्रेशर लगाएं तो दो चीजें पास पास आएंगी और आपस में टक्कर करेंगी, और टक्कर करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि प्रेशर लगाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। यहां पे कितने मॉलिक्यूल है, यहां पे एक और तीन, तीन और एक चार है, और यहां पे कितने मॉलिक्यूल है, दो। यानी कि जब भी ज्यादा मॉलिक्यूल से कम मॉलिक्यूल बनते हैं तो इसका मतलब क्या है, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा दाब लगाने पर, ध्यान रखना। और अगर देखो सीधी सी बात है, ये PCl5 है, यहां मैंने PCl5 का मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, अब मुझे इसको PCl3 प्लस Cl2 में बदलना है, यानी कि इसको तोड़ना है, एक तरीके से आप ये लगा लो तोड़ना है, बीच में से ब्रेक करना है, और ब्रेक करके अलग अलग कर देना है, ब्रेक करके अलग अलग कर देना है। लेकिन अब बताओ बच्चों कि अगर मैं ऊपर से प्रेशर लगाता रहूंगा तो ये अलग कैसे होंगे, अलग हो पाएंगे क्या? ये अलग हो ही नहीं पाएंगे अगर मैं इन दोनों को अलग करूं तो, क्योंकि मैं प्रेशर लगा रहा हूं, प्रेशर लगाने पर तो दो चीजें मिक्स होती है, चिपकती है, और फिर ये अलग कैसे होंगे? ठीक है, तो ऐसी स्थिति जब हमारे पास कम मॉलिक्यूल से ज्यादा बन रहे हैं, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से दो बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, कम मॉलिक्यूल से ज्यादा बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में दाब नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में दाब लगाने से अभिक्रिया रुक जाएगी और अभिक्रिया का वेग क्या होगा, धीमे हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें अभिक्रिया का वेग बढ़ाना है तो हमें दाब करना पड़े, दाब कम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका प्रभाव हो गया, दाब का प्रभाव हो गया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो मैंने अभी तापमान का प्रभाव पढ़ाया था, उसमें ताप गुणांक पढ़ाना है, लेकिन वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं आगे एक अलग से टॉपिक है उसमें पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने टेम्परेचर वाला जो भाग इससे पहले पढ़ाया था दाब से पहले, उसको मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आगे जरूर पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है क्रिया कारकों की सतह का क्षेत्रफल, क्रिया कारकों की सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल। अच्छा मैं एक चीज पूछ रहा हूं, अगर हमने जो रिएक्टेंट लिया है उसका जो सरफेस एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है, उसको हम बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा या घटेगा? अब बढ़ा दे तो घटेगा या बढ़ेगा, ये बात पूछनी है मुझे। कई लोगों ने मेरे से बोलते हैं कि घटेगा, आप में से भी कई सोच रहे होंगे कि घटेगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल सरल सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान रखना। जो क्रिया कारक की सतह है, जो क्रिया कारक की सतह, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, एक लकड़ी का डंडा लिया, लकड़ी का लट्ठा लिया, मारना नहीं है किसी को, बस लेना है, और मैंने एक लकड़ी का बुरादा लिया, क्या लिया, लकड़ी का बुरादा लिया, और दोनों को जलाकर देखा मैंने,
ठीक है, तो अब लकड़ी का लट्ठा पहले जलेगा या फिर लकड़ी का बुरादा, अब बताइए। क्या हुआ? लकड़ी का बुरादा पहले जलेगा ना। क्यों? क्योंकि उसकी सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है, उसकी जो सरफेस एरिया है, उसकी सतह का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है, इसलिए वो पहले जलेगा। तो सिद्ध हो गया कि जिसकी सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो पहले जलेगा, यानी कि क्रियाकारक की सतह का जो क्षेत्रफल है वो अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होगा। क्षेत्रफल ज्यादा तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा। तो ये हमारे पास ये बात हो गई। वैसे तो मोस्ट मैंने पढ़ा दिए, और भी हैं, जैसे एक है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव। देखो उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक को कैसा भी हो सकता है, ऐसे पदार्थ बोल सकते हैं हम जो अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसलिए उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक, और एक नेगेटिव कैटेलिस्ट। पॉजिटिव कैटेलिस्ट और एक नेगेटिव कैटेलिस्ट, दो प्रकार के कैटेलिस्ट उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, एक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, एक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। ठीक है, दोनों काम में आएंगे। जैसे जैसे देखो, मैंने लोहे पे जंग लगने वाले एग्जाम्पल आपको दिया था। ठीक है, तो वहां पे हुआ क्या था, जैसे आपके पास लोहे का गेट है या लोहे का कोई सामान है, तो आप उस पर पेंट कर देते हो, रेड ऑक्साइड कर देते हो ना। क्यों कर देते हो? वो इसलिए कर देते हो ताकि उस पर जंग ना लगे। तो वो जो रेड ऑक्साइड आपने किया ना, वो एक तरीके से क्या कर रहा है, जंग लगने की जो अभिक्रिया है ना उसको मंद कर रहा है, उसको धीमे कर रहा है, उसको धीमे कर दिया। ठीक है, तो वो भी एक कैटलिस्ट है, वो भी एक कैटलिस्ट है, क्योंकि वो अभिक्रिया के वेग को धीमा कर रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से कोई अभिक्रिया है, जैसे जैसे सब्जियां हैं, सब्जियां आजकल रात में बैंगन में इंजेक्शन लगाया वो सुबह तक बड़ा हो जाता है, रात में इतनी छोटी सी गया है सुबह बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो वो एक तरीके से कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जो हमने उसको इंजेक्शन दिया, दवाई लगाई, वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, जो अभिक्रिया होती है उसको बढ़ा देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, तो दोनों में से एक बात होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास प्रकाश का प्रभाव है, नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रभाव अर्थात कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, लाइट की प्रेजेंस में ही होती है, वैसे नहीं होती। याद आया कुछ? जैसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो हमारे पास सूरज की उपस्थिति में करते हैं। अगर उन पेड़ पौधों को हम कमरों में रख देना तो वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, भोजन नहीं बना पाएंगे अपना। वो जो भोजन बना रहे हैं ना, वो किसकी वजह से बना रहे हैं? सूरज के प्रकाश की वजह से बना रहे हैं। सूरज का प्रकाश नहीं आएगा ना तो वो बिल्कुल भोजन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये सूरज का प्रकाश भी एक फैक्टर्स है जो अभिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है, जो पेड़ पौधों में हो रही है। तो मैंने सारे कारक बता दिए। इसके अलावा भी हमारे पास है, विलायक का प्रभाव है, पीएच है मीडियम का, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, जितने पढ़ोगे उतने कम है, लेकिन फिर भी जो मोस्ट फैक्टर्स काम में आते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और बाकी का जो रह गया है वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। तो अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूनिट में आगे और भी मजा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगली वीडियो के बारे में जल्दी पता लग जाएगा, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद, कल की क्लास में फिर मिलते हैं।